विज्ञान के इस युग में इंसान को वरदान से ज्यादा अभिशाप मिले हैं और प्रदूषण भी एक ऐसा ही अभिशाप है जिसका जन्म विज्ञान की कोख से ही हुआ है। लेकिन इंसान ने इस शाप को और भी जहरीला बना दिया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लोग पिछले 8 दिनों से इसी जहर में घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदूषण का राक्षस भारत के हर शहर में अपना अड्डा बना चुका है और ये अड्डा आपके घर के बिल्कुल आसपास है। आपको याद दिला दें कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 10 शहर आप ही के देश भारत के हैं। PM 2.5 कणों के प्रदूषण के मामले में भारत के 4 शहर यानी ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हवा में मौजूद PM यानी पार्टिकुलेट मैटर के अंश सांस लेने के दौरान शरीर में पहुंचते हैं। PM 2.5 और PM 10 नामक ये कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और ये हवा में मौजूद जहरीले केमिकल्स को शरीर में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचता है। एक अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण से भारत में करीब 5 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। सूक्ष्म कण PM 2.5 की पहुंच में आने से इंसान की औसत उम्र करीब 3.5 साल कम हो जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी के करीब 6.5 साल कम हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक वर्ष 2060 में वायु प्रदूषण से दुनिया को 135 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये राशि हमारे मौजूदा GDP के लगभग बराबर है। भारत का GDP करीब 138 लाख करोड़ रुपए है। OECD का यह मानना है कि यह नुकसान बीमारी की वजह से होने वाली छुट्टियों, इलाज में होने वाले खर्च और खेती में कम उत्पादन के रूप में होगा। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, रशिया और भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रदूषण की वजह से चीन और भारत में सबसे ज्यादा लोगों की समय से पहले मौत होगी। हालांकि प्रदूषण सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि प्रदूषण के बादल पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण के इस माहौल में हर कोई साफ और स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहता है। इसलिए आज आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह स्मॉग यानी काले धुएं और धुंध के खतरनाक मिश्रण के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब चीन की राजधानी बीजिंग 24 घंटे प्रदूषण की चादर से ढकी रहती थी। 7 और 18 दिसंबर 2015 को चीन में पहला पोल्यूशन रेड अलर्ट जारी किया गया था। चीन में जब प्रदूषण का स्तर लगातार 3 दिनों तक खतरनाक स्तर पर रहता है तो वहां रेड अलर्ट जारी किया जाता है। हालांकि भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हालांकि जब अब बीजिंग में प्रदूषण के बादल तेजी से अब छटने लगे हैं। ये सब बीजिंग में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए वर्ष 2013 में लागू हुई पंचवर्षीय योजना की वजह से हुआ है, जिसके तहत वर्ष 2013 के दौरान बीजिंग में वायु प्रदूषण 3% कम हो गया था। इसके लिए चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली 288 फैक्ट्रियों को ग्रीन एनर्जी फर्म से रिप्लेस कर दिया। 3,66,000 पेट्रोल और डीजल वाहनों को सड़क से हटा दिया गया। बीजिंग में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बिजली उत्पादन में कोयले के इस्तेमाल को बिल्कुल कम किया गया। बिजली बनाने के लिए कोयले की खपत को 230 करोड़ टन से घटाकर वर्ष 2017 तक सिर्फ 100 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि चीन ने वर्ष 2017 यानी अगले साल तक कोयले के इस्तेमाल में 70% कटौती करने के अलावा वर्ष 2020 तक कोयला मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा चीन ने क्लाउड सीडिंग पर जोर दिया है। यह तकनीक कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल होती है। और वर्ष 2013 में सिंगापुर में भी वायु प्रदूषण का स्तर आज की दिल्ली जैसा ही था, जिसके बाद वहां की सरकार ने स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के लिए कई गाइडलाइंस तैयार की। इसके लिए सभी के लिए मास्क का इंतजाम किया गया और एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल किए गए। सिंगापुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर किसी भी प्राइवेट कंपनी की खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध करवाएं और उन्हें प्रदूषण से बचाने की कोशिश करें। इसके लिए जॉब रोटेशन और इंडोर ब्रेक्स देने की भी गाइडलाइंस हैं, नियम है। इसी तरह स्कूलों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को ऐसे माहौल में आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बाहर ना भेजें।
हाल ही में अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह कूड़े का जलाया जाना है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्च में यह पाया गया कि दिल्ली में प्रतिदिन 190 से 246 टन कूड़ा जलाया जाता है। और मुझे यकीन है कि यह दिल्ली की कहानी नहीं है अकेले की। अगर आप इस भारत के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी हिस्से में रहते हो, आपके घर के आसपास भी ऐसे ही कूड़ा जलाया जाता होगा। हालांकि अगर कोई यही काम सिंगापुर में करता है तो वहां दोषी पाए जाने पर करीब 9.5 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जकार्ता में ऐसे इलाकों की एरियल मॉनिटरिंग की जाती है ताकि जैसे ही आग का पता चले उसे आसमान से पानी का छिड़काव करके या आर्टिफिशियल रेन की मदद से बुझाया जा सके। कहते हैं समाज का भला करने के लिए अच्छी नीयत होनी जरूरी है, लेकिन हमारे देश के नेता अपना कीमती वक्त उन मुद्दों पर बर्बाद करते हैं जिनका आम जनता के स्वच्छ और सुरक्षित जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। एक साफ सुथरी सोच कैसे लोगों का जीवन बदल सकती है, इसे समझाने के लिए मैं आपको नीदरलैंड्स का एक उदाहरण आज देना चाहता हूं। नीदरलैंड्स के रोटरडैम शहर को उसके ऐतिहासिक आर्किटेक्चर के लिए पहचाना जाता है। हालांकि किसी जमाने में रोटरडैम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था और आज भी इस शहर में प्रदूषण का स्तर यूरोपियन यूनियन के तय मानकों पर खरा नहीं उतरता। लेकिन अवार्ड विनिंग डच डिजाइनर और इनोवेटर डॉन रोजगार्ड ने काले धुएं से मुक्ति पाने के लिए जो डिजाइन तैयार किया है वो भारत सहित कई देशों की फिजाओं को शुद्ध हवाओं वाला वातावरण दे सकता है। अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो टावर देख रहे हैं वो दुनिया का पहला स्मॉग फ्री टावर है, जिसे पिछले वर्ष नीदरलैंड्स के रोटरडैम शहर में इंस्टॉल किया गया है। ओजोन फ्री आयन टेक्नोलॉजी पर आधारित ये टावर प्रति घंटे 30,000 क्यूबिक मीटर प्रदूषित हवा को साफ करता है। 7 मीटर ऊंचे स्मॉग फ्री टावर को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो गंदी हवा को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने अंदर खींच सके। इसके बाद ये टावर गंदी हवा को फिल्टर करता है और स्मॉग फ्री एयर को बाहर निकालता है। नीदरलैंड्स में हुए आउटडोर टेस्ट के दौरान यह पाया गया कि स्मॉग फ्री टावर की मदद से 60% प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में कामयाबी मिली। जब इस टावर को एक पार्किंग गैरेज के अंदर लगाया गया तो इसने वहां की 70% प्रदूषित हवा को शुद्ध कर दिया। स्मॉग फ्री टावर वातावरण में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों के 75% अंश को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद शुद्ध हवा इस टावर के चारों तरफ फैल जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब स्मॉग फ्री टावर प्रदूषित हवा को अपने अंदर खींचता है तो वो हवा में मौजूद कार्बन के कणों को भी जमा कर लेता है, जिसकी मदद से कार्बन की अंगूठियां बनाई जाती हैं। आपको जानकारी दे दें कि हीरा यानी डायमंड असल में कार्बन के परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है, इसलिए इन अंगूठियों की तुलना हीरे से भी की जा रही है। स्मॉग फ्री टावर को दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर कहा जाता है, जिसे हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदर्शन के लिए लगाया गया था। स्मॉग फ्री टावर को चीन के अलग अलग शहरों में भी इंस्टॉल करने की बात इस वक्त चल रही है। स्मॉग फ्री टावर में लगे फिल्टर्स की कीमत 11 लाख रुपए से लेकर 87 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि अभी इसकी कीमत को सार्वजनिक नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। आपने तमाम नेताओं और अधिकारियों के बारे में सुना होगा कि वो विदेशों में स्टडी टूर्स पर जाते हैं आपके पैसे पर, यानी आप जो इनकम टैक्स देते हैं उस पैसे पर हमारे बड़े बड़े नेता विदेशों में जाते हैं ये देखने के लिए कि विदेशों में कैसे काम होता है, जिन्हें स्टडी टूर्स का नाम दिया जाता है। लेकिन वो विदेश में शॉपिंग करके और छुट्टियां मनाकर वापस लौट आते हैं, वहां से कुछ सीख कर नहीं आते। हमें लगता है कि अलग अलग विषयों पर स्टडी टूर्स पर जाने वाले ऐसे नेताओं और मंत्रियों को नीदरलैंड्स जाकर स्मॉग फ्री टावर पर भी स्टडी करनी चाहिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि नीदरलैंड्स जाने की जरूरत भी नहीं है, वो आज का DNA देखकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और देश के टैक्स पेयर्स का, आप सबका पैसा बचा सकते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हवा में काला जहर फैल चुका है।
फिर चाहे बात चीन की राजधानी बीजिंग की हो या फिर भारत की राजधानी दिल्ली। काले धुएं ने आम इंसान का जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे में हवा में फैल चुके जहर को अमृत बनाने वाला उपाय ढूंढना जरूरी है। इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए हमारी नजर पड़ी 7 मीटर ऊंची इस इमारत पर, जिसे पहली बार नीदरलैंड्स ने काले धुएं से मुक्ति पाने के लिए खड़ा किया था। और आज की हकीकत यह है कि इस स्मोक फ्री टावर को वातावरण में फैले काले धुएं का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है। और इसके आर्किटेक्ट का नाम है डान रोजगार्ड, जो डच मूल के डिजाइनर और इनोवेटर हैं। My name is Daan Roosgaard. I'm an artist, innovator from the Netherlands. My dream is to have a new human right, the right for clean air. किसी जमाने में नीदरलैंड्स का रॉटरडैम शहर प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार था। ठीक उसी तरह जिस तरह चीन में प्रदूषित हवाओं का जहर फैल चुका है। वायु में फैले प्रदूषण के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए डान रोजगार्ड ने चीन के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ हाथ मिलाया और एक ऐसे मिशन पर काम करना शुरू किया जो वातावरण को शुद्ध कर सकता है। We just ended the chapter 1 in achieving that, which is the realization of the first smoke-free tower in the world. We designed it in a way as a temple, as a sort of like a shrine of clean air. It sucks up the dirty air from above, cleans it on the nano level, on the ultra fine particle, and then the clean air is being spit out through the tower, creating parks, creating playgrounds, which are 75% more clean than the rest of the city. And the whole thing doesn't use any more electricity than a water boiler. खास बात यह भी कि इस टावर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। This can be shipped, so we can take it apart, ship it in a container, and install it in 1 week. So right now we are in the cleanest place of the city of Rotterdam. चीन की राजधानी बीजिंग की काली तस्वीरें दुनिया ने कई बार देखी, लेकिन अब वहां की फिजाओं में शुद्ध हवाओं ने अपना घर बना लिया है। चीन में पॉल्यूशन लेवल को ठीक रखने के लिए एक कवायद ये भी है, लेकिन हमने एक चीज़ और नोट की चीन में घूमते हुए कि आप कपड़े पहन के निकलिए आराम से तो गंदे नहीं होते, और यही चीज़ आप दिल्ली में निकल जाएं तो दिल्ली में बुरा हाल हो जाता है। तब जबकि हम इन सब इतनी गाड़ियों के बीच में खड़े हुए हैं, चीन में गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और लग्जरी गाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें यहाँ माना जाता है। इस स्मोक फ्री टावर को हाल ही में बीजिंग में लगाया गया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये टावर प्रति घंटे 30,000 क्यूबिक मीटर प्रदूषित हवा को साफ करता है। यानी ये टावर प्रतिदिन एक पूरे के पूरे फुटबॉल स्टेडियम को साफ करने की शक्ति रखता है। Basically, the design was inspired by Chinese temples, like a clean air temple. So the polluted air comes in from above, gets cleaned on the nano level, the ultra fine particles, and then the clean air comes through here and actually goes into the area surrounding us, creating areas which are around 75% more clean than the rest of the city. कार्बन शब्द सुनते ही पर्यावरण को होने वाला नुकसान सबसे पहले याद आता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड जैसी गैसें याद आती हैं, लेकिन इसी कार्बन से हीरे जैसे कीमती रत्न भी निकलते हैं। रही बात इस स्मोक फ्री टावर की, तो ये आपको शुद्ध हवा देने के साथ साथ हीरे की अंगूठी भी देता है। So this is one of the first smog-free rings we created. It's actually the smog that you just saw, and we compressed it for 30 minutes, and we put it in a little safe. See the cube sort of floating in mid-air? This is the incredibly disgusting smog particles that we harvested from 1,000 cubic meter of clean air, compressing it and then sort of shielding it because it's very polluting. And we have wedding couples purchasing this as a sign of true love. यानी ये स्मोक फ्री टावर न सिर्फ वातावरण को शुद्ध रखने में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बल्कि आपके जीवन को भी हीरे वाली खुशियों से भर सकता है। सवाल ये
कि नीदरलैंड्स और चीन के बाद क्या देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉग फ्री टावर की मदद से शुद्ध हवाओं का मौसम भविष्य में कभी आ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको इतनी सारी समस्याएं बताकर शायद डरा दिया होगा, लेकिन यहां पर अब आपको यह भी बताना जरूरी है कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। हो सकता है सरकारें कुछ ना कर रही हों, लेकिन आप सरकारों के आसरे तो नहीं बैठ सकते, सरकारों का इंतजार तो नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज आप बिना सरकारों के भी अपने घर में कर सकते हैं। यहां पर हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ताकि आप प्रदूषण के इस आपातकाल में सुरक्षित रह सकें, बावजूद इसके कि आपकी सरकारें सो रही हैं। आपके लिए सबसे पहली सलाह यही है कि 5 रुपए वाला डिस्पोजेबल मास्क कभी मत खरीदिए। यह आपको प्रदूषण के कणों से नहीं बचाएगा। आपको ऐसे मास्क की जरूरत है जिसमें कार्बन फिल्टर लेयर हो। ऐसे मास्क की कीमत 70 रुपए से लेकर 400 रुपए तक हो सकती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। आप जितनी देर तक घर से बाहर रहेंगे उतना ही प्रदूषण आपके शरीर में जाएगा। इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते बाहर मत निकलिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहना चाहिए, और अगर संभव हो तो अपने घर पर एयर प्यूरिफायर लगवाइए। ये प्यूरिफायर वैक्यूम की तरह काम करते हैं, वैक्यूम क्लीनर जैसे काम करता है, और हवा में मौजूद खतरनाक कणों को ये फिल्टर कर देते हैं। बड़े लोगों की तुलना में बच्चे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, जिससे उनके लिए प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों का खास ख्याल रखें और कम से कम घर के अंदर के वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। दिन के मुकाबले रात में प्रदूषण का खतरा ज्यादा होता है। तापमान जितना कम और मौसम जितना ठंडा होगा, हवा में मौजूद प्रदूषण के जहर की मारक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए रात में बाहर जाने से बचें। घर के अंदर लगाए जाने वाले कुछ पौधे जहरीली हवा को साफ करने में मददगार साबित होते हैं। ये इंडोर प्लांट्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर वीपिंग फिग, पीस लिली, डेविल्स आइवी और फ्लेमिंगो फ्लावर, ये सारे ही पौधे इंडोर प्लांट्स हैं। 5 से 6 बड़े गमलों में इन पौधों को लगाकर आप अपने घर के अंदर के प्रदूषण में 50% तक की कमी ला सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सरकार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में 10 साल से कम उम्र के 27 करोड़ बच्चे हैं, और इन तमाम बच्चों का पूरा की पूरा भविष्य अब खतरे में पड़ा हुआ है। जिस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या प्रदूषण के कारण अस्वस्थ हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, वो देश सपने में भी सुपर पावर बनने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि बीमार जनसंख्या किसी भी देश के ऊपर एक बोझ जैसी है। क्योंकि ये जनसंख्या काम करने में सक्षम नहीं होगी, ये किसी काम की नहीं होगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाईफाई देंगे, मुफ्त पानी देंगे, सस्ती बिजली देंगे और बिजली के पुराने बिलों को माफ कर देंगे। लेकिन अगर सांस लेने के लिए साफ हवा ही नहीं बचेगी तो फिर मुफ्त वाईफाई, मुफ्त पानी और सस्ती बिजली का कोई क्या करेगा। यहां बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं, और ये सारे, इसमें से 9 शहर ऐसे हैं जो कि दिल्ली के बाहर हैं। प्रदूषण के मामले में भारत के 4 शहर यानी ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। यहां पर हमने अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी तो डाल दी जहां तक दिल्ली की बात है, लेकिन दिल्ली के बाहर भारत के अलग अलग कोनों में जो शहर हैं वहां पर जो प्रदूषण है, ये जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की बनती है और यहां केंद्र सरकार की भी बनती है। इसलिए यहां केंद्र सरकार पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात आते ही अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, लेकिन देश में जो दूसरे प्रदूषित शहर हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमें लगता है कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश में पर्यावरण मंत्रालय को सिर्फ NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने वाली एक संस्था बनाकर रख दिया गया था। कुछ वर्ष पहले जब प्राइवेट कंपनियां कोई अपना नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करती थी तो वो अपने बजट में पर्यावरण मंत्रालय की NOC वाले टैक्स को भी शामिल करती थी, और आपको याद होगा यूपीए की सरकार में इसे जयंती टैक्स कहा जाता था। प्रदूषण वाले आपातकाल में लोगों का दम घुट रहा है और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। भारत में आज भी धर्म और जाति के नाम पर वोट दिए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं। पार्टी कोई भी हो,
सब पार्टियां जब अपना प्लान बनाती हैं चुनावों का तो उसमें धर्म और जाति को सबसे ऊपर रखती हैं, लेकिन कोई पार्टी, कोई सरकार ये नहीं कहती कि हम प्रदूषण कम करेंगे इसलिए हमें वोट दीजिए। लोग भी सरकार से ये नहीं पूछते कि प्रदूषण को कम करने को लेकर उनके पास क्या योजनाएं हैं। शायद ही किसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रदूषण से लड़ाई का जिक्र होता होगा, क्योंकि हमारे देश के नेता जानते हैं कि लोगों से धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, लेकिन प्रदूषण में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदूषण भी आतंकवाद की तरह सभी धर्मों के लोगों की जान ले रहा है। प्रदूषण के लिए जाति और धर्म का कोई महत्व नहीं है, लेकिन प्रदूषण से कोई भी सरकार इस समस्या को गंभीरता से इसके साथ लड़ना नहीं चाहती। भारत में 13 लाख लोग हर साल प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि ये एक तरह का औद्योगिक आतंकवाद है और हमें इससे लड़ना ही होगा। इसलिए अगली बार जब कोई नेता आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उससे आप ये जरूर पूछिए कि प्रदूषण को कम करने को लेकर उसके पास या उसकी पार्टी के पास क्या योजनाएं हैं। अगर आप चाहें तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनावों से कर सकते हैं, क्योंकि अगला चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव वहीं आ रहा है और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर ऐसे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के दर्शक ये जानते होंगे कि वहां पर कितने सारे शहरों में इस वक्त कितना प्रदूषण है। हमें लगता है कि धर्म और जाति के से ऊपर उठकर प्रदूषण जैसे विषयों को चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए, ताकि देश के लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का समान अधिकार मिल पाए। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग जानना नहीं चाहते, लोगों की दिलचस्पी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कई बार ये कहते हैं कि मीडिया भी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, इसलिए आज हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आज हमने प्राइम टाइम में लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे को दिया है, इसलिए अब आप हमें दोष नहीं दे सकते। प्रदूषण के बारे में हमने आपको आज पूरी जानकारी दी है। अब आपकी बारी है कि आप इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में क्या भूमिका निभाना चाहते हैं और अपने नेताओं पर, अपनी अपनी सरकारों पर कितना दबाव डाल सकते हैं।